SVB यानी कि सिलिकॉन वैली बैंक को फोर्ब्स मैगजीन की एनुअल रैंकिंग में बेस्ट बैंक्स इन अमेरिका की लिस्ट में शामिल किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी पिछले 5 साल से लगातार इस लिस्ट में अपने आप को मेंटेन कर रही है। Sally, this is rapid how quickly this bank went into total collapse. It was just a couple of days, and it happened in the middle of a day on a Friday, which is highly unusual. एक सेकंड, क्या अचानक से क्या हो गया? आप भी यही सोच रहे हैं, है ना? जी हाँ, फोर्ब्स लिस्ट वाली न्यूज बैंक से जुड़ी ताजा नेगेटिव न्यूज के कुछ ही दिन पहले की ही बात है। फ्राइडे को कैलिफोर्निया के बैंक रेगुलेटर ने सिलिकॉन वैली बैंक के ऑपरेशंस को अब्रप्टली क्लोज करने के ऑर्डर्स दे दिए थे और FDIC यानी कि द फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को बैंक के एसेट सीज करने के लिए अपॉइंट कर लिया था। FDIC यूएस कांग्रेस द्वारा बनाई गई एजेंसी है जो अमेरिका के फाइनेंशियल सिस्टम में स्टेबिलिटी और पब्लिक कॉन्फिडेंस को मेंटेन करने का काम करती है। आज फिर से अमेरिका के साथ साथ दुनिया भर के फाइनेंशियल सिस्टम्स पे पब्लिक का कॉन्फिडेंस डगमगा रहा है। अमेरिका का 16th लार्जेस्ट बैंक SVB के कोलैप्स ने ग्लोबल मार्केट्स को रैटल कर दिया है। एक ही ट्रेडिंग सेशन में बैंक का शेयर प्राइस मोर देन 60% से क्रैश कर गया था। Silicon Valley Bank started the year with more than $200 billion in assets. Today, California regulators closed the bank and sent it into receivership. Basically, it collapsed. और अब कई अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस रेस किए जा रहे हैं, जैसे कि इज दिस द लेमन मोमेंट? लेमन मोमेंट एक ऐसे पॉइंट को डिस्क्राइब करता है जब एक कंपनी की प्रॉब्लम सबकी प्रॉब्लम बन जाती है। ये टर्म रेफर करता है 2008 के उन इवेंट्स की तरफ जब यूएस इन्वेस्टमेंट बैंक्स की प्रॉब्लम एक कंटेजन की तरह वर्ल्ड की प्रॉब्लम बन गई थी, जिसे हम द 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस कहते हैं। पर सिलिकॉन वैली बैंक के साथ हुआ क्या उनके डिपॉजिटर्स को अपने पैसे वापस मिलेंगे? और क्या SVB फर्स्ट डोमिनो है इन अ सीरीज ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फेलियर्स? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। फाउंडेड इन 1983, SVB एक कैलिफोर्निया बेस्ड लेंडर है जो टेक कंपनीज और स्टार्टअप्स को केटर करने में स्पेशलाइजेशन रखती है। कई टेक्नोलॉजी कंपनीज ने SVB से फंड्स बोरो किए थे, तो कई टेक कंपनीज और उनके एम्प्लॉयज ने अपने फंड्स बैंक में डिपॉजिट भी करवाए थे। 40 साल की अपनी जर्नी में सिलिकॉन वैली बैंक ने अमेरिका में स्टार्टअप इकोसिस्टम को फ्लरिश करने में एक की रोल प्ले किया है। बैंक यूएस में आधे वेंचर कैपिटलिस्ट और 44% ऑफ वेंचर बैक्ड रिसेंटली पब्लिक हुई टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर कंपनीज को सर्व करती थी। जाहिर है वो प्राइवेट इक्विटी और स्टार्टअप्स के लिए एक सिंगल मोस्ट क्रिटिकल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन चुकी थी। SVB अपने आप को फेमसली फाइनेंशियल पार्टनर ऑफ द इनोवेशन इकोनॉमी की टैगलाइन से भी ब्रांड करते थे। ये सब सुनने में भले ही फैंसी लग रहा हो, लेकिन एट इट्स कोर सिलिकॉन वैली बैंक आफ्टर ऑल बैंक था और एक ट्रेडिशनल बैंक की तरह ही ऑपरेट करता था। पैंडेमिक के दौरान हम सब जानते हैं किस तरह इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने के लिए सेंट्रल बैंक्स अराउंड द ग्लोब अपना लेंडिंग इंटरेस्ट रेट घटाकर इकोनॉमी में सिग्निफिकेंट लिक्विडिटी इंजेक्ट कर रहे थे, और यूएस फेडरल रिजर्व ने भी ऑब्वियसली यही किया था। और एक्सेस लिक्विडिटी का मतलब था लोगों और बिजनेस के पास अब एक्स्ट्रा पैसा था डिप्लॉय करने के लिए। इसका एक बाय प्रोडक्ट ये था कि बैंक डिपॉजिट्स में भी हमें स्पाइक देखने को मिला। सिलिकॉन वैली बैंक भी कोई एक्सेप्शन नहीं था। 2019 में उनके बैंक डिपॉजिट्स कुछ $61.7 बिलियन थे और 2021 में ये $189 बिलियन तक के नंबर पर जंप कर गए थे। ये कोइंसिडेंस नहीं था कि 2020 से 2021 में VC फंडिंग अपने पीक पर थी। एसेंशियली बैंक के काम ही लिमिटेड होते हैं, एक सस्ते भाव में हम जैसे लोगों से डिपॉजिट लेना और दूसरा हमारे ही डिपॉजिट्स को दूसरों को हाई इंटरेस्ट रेट्स पे लेंड करना। प्लस कुछ डिपॉजिट्स को वो ट्रेजरीज जैसे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं और कुछ को कैश के फॉर्म में रखते हैं, क्या पता इमरजेंसी में काम आ जाए। इन शॉर्ट, या तो बैंक्स अपने डिपॉजिट्स को लेंड करेंगे या इन्वेस्ट। लेकिन जिस स्पीड से SVB के डिपॉजिट्स ग्रो हुए, उनकी लोन बुक उतनी तेजी से ग्रो नहीं हुई। इसका मतलब था कि अब उनके पास एक्सेस लिक्विडिटी थी। अनश्योर कि इस एक्सेस लिक्विडिटी का क्या करें, बैंक ने अपने होल्ड टू मैच्योरिटी और HTM पोर्टफोलियो के लिए ओवर $80 बिलियन वर्थ मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज यानी कि MBS परचेज किए। अरे बाप रे, इतने सारे टेक्निकल जार्गन्स, चिंता मत करिए, मैं हूं ना।
इमेजिन करिए आपके पास 1,000 रुपए है और आप इसे किसी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो आपको 5 साल तक इंटरेस्ट पेमेंट्स के फॉर्म में रेगुलर इंटरवल्स पे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इनकम पे करे, जैसे कि बॉन्ड्स। शेयर्स की तरह इन बॉन्ड्स की भी एक अंडरलाइंग वैल्यू होती है और वो भी सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होते हैं। अब या तो आप इस 1,000 रुपए के बॉन्ड को ट्रेड करेंगे या फिर उसे मैच्योरिटी यानी कि 5 साल तक होल्ड करेंगे, और अगर आप उसे मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं तो वो आपके लिए एक HTM या फिर होल्ड टू मैच्योरिटी स्ट्रैटेजी हुई। बॉन्ड्स के बारे में डिटेल में जानकारी के लिए हमने आपके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज, जिन्हें अपने लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट्स पे स्टेबल और प्रिडिक्टेबल रिटर्न्स चाहिए होते हैं, वो यूजुअली डेट मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और देखा जाए तो HTM स्ट्रैटेजी डेट पोर्टफोलियो बैंक्स के लिए काफ़ी क्रिटिकल होती है, क्योंकि वो स्टेबिलिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी के साथ साथ बैंक्स को इंटरेस्ट रेट स्पेसिफिक रिस्क से भी प्रोटेक्ट करता है। जब बैंक्स अपनी डेट सिक्योरिटीज को मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं तो उन्हें अपने बॉन्ड्स की मार्केट वैल्यू में इंटरेस्ट रेट्स की वजह से आए हुए फ्लक्चुएशन से कोई लेना देना नहीं रहता। अब आप पूछोगे कि जब बैंक्स के लिए स्टेबिलिटी, प्रिडिक्टेबिलिटी और सेफ्टी इंपॉर्टेंट है तो सिलिकॉन वैली बैंक ने मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज में क्यों इन्वेस्ट किया? सेंसिबल डिसीजन तो यही बनता था कि वो उन पैसों को किसी अल्ट्रा सेफ सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते, जैसे कि गवर्नमेंट बैक्ड शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स। हाँ, उस समय इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे SVB को सिर्फ 0.25% इंटरेस्ट मिलता, लेकिन पैसा तो सेफ होता। अगर कुछ हो जाता है और लोग सडनली बैंक से अपना पैसा वापस डिमांड करते तो बैंक इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स को बेच सकता था, और गवर्नमेंट बैकिंग है तो इन बॉन्ड्स को लेने वाली भी काफ़ी सारी पब्लिक मिल जाती। इवेंचुअली ऑल इज वेल ही होता। लेकिन सिलिकॉन वैली बैंक ने या तो अपनी स्मार्टनेस में या तो एक्स्ट्रा रिटर्न्स की लालच में लॉन्ग टर्म मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटीज जैसे रिस्की एसेट्स पे अपनी बेट लगाई। मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटीज या MBS एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसे लार्ज नंबर ऑफ होम लोन्स को पूल करके क्रिएट किया जाता है और इस पूल के शेयर्स को इन्वेस्टर्स को आगे बेचा जाता है। यानी कि MBS में इन्वेस्ट करने वालों को होम ओनर से लिए इंटरेस्ट पेमेंट्स का एक पोर्शन मिलता है। लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने के कई रिस्क हैं, जैसे कि होम ओनर्स का अपने इंटरेस्ट पेमेंट्स पे डिफॉल्ट करना, प्लस प्रीपेमेंट्स की वजह से इन बॉन्ड्स की वैल्यू पर भी इम्पैक्ट आता है। अब ऑफ कोर्स रिस्क है तो इश्क है, पर लगता है यही रिस्क SVB के लिए काफी भारी पड़ गया। आइए समझते हैं। जो भी पैसे स्टार्टअप्स ने SVB में डिपॉजिट किए थे वो बैंक के लिए लायबिलिटी थे। ज़रूरत आने पे स्टार्टअप्स बैंक से कभी भी आकर अपने डिपॉजिट किए हुए पैसे वापस मांग सकते थे, इसलिए हम इन डिपॉजिट्स को शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ कह सकते हैं, राइट? अच्छा, अब दूसरी तरफ SVB जहाँ भी इन्वेस्ट या लेंड करती है वो उसके लिए एसेट्स माने जाते हैं। और ये बताने के लिए हमें MBA इन फाइनेंस की डिग्री नहीं चाहिए होती है कि अगर आपकी लायबिलिटी शॉर्ट टर्म की है तो आपके पास एडिक्वेट शॉर्ट टर्म एसेट्स भी होने चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को हम एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट भी कहते हैं, जिसमें ऑफ कोर्स इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी और कैश फ्लोज भी कंसिडरेशन में आते हैं। एक बात तो ऑब्वियस है कि सिलिकॉन वैली बैंक के केस में हमें एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट में गैप्स नजर आए हैं, क्योंकि 10+ ईयर मैच्योरिटी के HTM मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना एक एसेट लायबिलिटी मिसमैच का क्लासिक एग्जांपल है। पर 0.25% यील्डिंग ट्रेजरी बॉन्ड्स के अगेंस्ट उन्हें MBS पे 1.56% इंटरेस्ट जो मिल रहा था। ज्यादा रिटर्न्स कौन नहीं चाहता। आगे बढ़ने से पहले कुछ फंडे क्लियर कर लेते हैं। हमने यहाँ कई जगह यील्ड्स वर्ड यूज किया है जो बॉन्ड्स पे रेट ऑफ रिटर्न्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है, और बॉन्ड यील्ड्स कई फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि बोरोवर की क्रेडिट वर्दिनेस पे, मैच्योरिटी पीरियड पे और करंट मार्केट कंडीशंस पर भी। जनरली हायर यील्ड्स इंडिकेट करते हैं कि बॉन्ड रिस्की है और बॉन्ड की वैल्यू और उनके यील्ड्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होते हैं। रीजन काफी सिंपल है। इमेजिन आपने प्रीवियस एग्जांपल में 1000 रुपीज का बॉन्ड परचेज किया जो आपको 3% की फिक्स्ड इंटरेस्ट इनकम दे रहा था। अब मार्केट में हालात बदल गए हैं और सिमिलर बॉन्ड्स 5% में बिक रहे हैं। नेचुरल है कि आपको अपना ओरिजिनल बॉन्ड अब कम अट्रैक्टिव लगने लगेगा। नेक्स्ट थिंग आप क्या करते हैं, आप अपना 3% यील्ड करने वाला बॉन्ड मार्केट में सेल कर देते हैं। आपकी तरह सिमिलर बॉन्ड होल्ड करने वाले और लोग भी सेल करना शुरू कर देते हैं।
और हम सप्लाई डिमांड की इकोनॉमिक्स को समझते ही हैं। 3% यील्ड करने वाले बॉन्ड्स की डिमांड कम होने की वजह से उस बॉन्ड के प्राइसेस ड्रॉप होते हैं ताकि वो अब नए 5% बॉन्ड के यील्ड को मैच कर सके। और गौर करने वाली बात तो ये है कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के प्राइसेस और भी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं यील्ड में आए चेंजेस से। क्लियर है? ऐसे ही कुछ हुआ है एसवीबी के होल्ड टू मैच्योरिटी लॉन्ग टर्म मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज के साथ। पोस्ट पैंडेमिक सप्लाई चेन डिसरप्शन और रशिया यूक्रेन वॉर के चलते इन्फ्लेशन राइज पे था। यूएस के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने इस इन्फ्लेशन के अगेंस्ट फाइट में 2022 में 425 बीपीएस से इंटरेस्ट रेट्स को हाइक किया था, जो काफी अग्रेसिव इंक्रीज था। पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसी प्रोसेस में उन्होंने मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज को बाय करना बंद कर दिया था। मार्केट्स को ये बात पसंद नहीं आई और एमबीएस के यील्ड 7% तक चले गए थे और ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के लिए अच्छा नहीं है। जब 1.56% से 7% तक यील्ड चली जाती है तो अंडरस्टैंडेबल है कि एसवीबी के एमबीएस के बॉन्ड प्राइसेस क्रैश हो गए थे। सिलिकॉन वैली बैंक को उनके एमबीएस में इन्वेस्टमेंट पे 1.56% तो मिलेंगे, लेकिन 10 साल बाद। और आज एसवीबी के लिए इन बॉन्ड्स की वैल्यू मैसिव लॉस में है। नॉर्मल एनवायरनमेंट में एसवीबी इन बॉन्ड्स को होल्ड करके रखता और इनके मैच्योर होने तक का वेट करता, लेकिन अब वो एक परफेक्ट स्टॉर्म के बीच खड़े होकर रह गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एसवीबी प्राइमरीली स्टार्टअप्स और वीसी फर्म्स के साथ बिजनेस करता है और लास्ट 1 से 1.5 साल में स्टार्टअप लैंडस्केप काफी चेंज हो गया है फॉर द वर्स। There are signs of a pullback. In the second quarter of this year, VCs invested around $16 billion in U.S. early stage deals, typically called Series A and Series B rounds. That's according to data from PitchBook. It's a 22% drop from the same time a year earlier, and the biggest quarterly year-over-year decline in early-stage funding since 2010. जैसे जैसे सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए, इसके रिपल इफेक्ट्स दूर दूर तक फील होने लगे। स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग ड्राई होने लगी और सर्वाइव करने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत पड़ी और तब वो गए सिलिकॉन वैली बैंक के पास अपने पैसे विड्रॉ करने। अब ये सारी चीजें मार्केट में एक तरह से पैनिक क्रिएट करती हैं। इन विड्रॉल पे आउट्स को मीट करने के लिए एसवीबी के पास अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेचने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। लेकिन जैसा कि हमने बताया, बढ़ते इंटरेस्ट रेट्स की वजह से एसवीबी के एमबीएस की वैल्यू सिग्निफिकेंटली कम हो गई थी। अनफॉर्चुनेटली एसवीबी को अपनी सिक्योरिटीज को $1.8 बिलियन के लॉस में बेचना पड़ा। अब ऐसा नहीं था कि एसवीबी के पास इन लॉसेस को कवर करने के लिए पैसे नहीं थे। पैसे तो थे, लेकिन उन्हें बैंक से जुड़े रेगुलेशंस को फॉलो भी करना था, जो ये डिक्टेट करता है कि किसी भी बैंक के पास एडिक्वेट रिजर्व बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। इसलिए सिलिकॉन वैली बैंक को जरूरत थी कि वो अपना कैपिटल एडिक्वेट लेवल्स तक मेंटेन करें, जिसके लिए उन्हें जरूरत थी पैसे रेज करने की। और फिर वो अनाउंस करते हैं कि वो अपने शेयर्स इशू करके कैपिटल रेज करेंगे और ये अनाउंसमेंट कैलिफोर्निया में जैसे एक सायरन की तरह बजा। बात वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड हो गई कि शायद कुछ तो गड़बड़ है एसवीबी में। वीसी फर्म्स के ट्वीट्स, मेमोज, कॉन्फ्रेंस कॉल्स और एसओएस कॉल्स वॉर फुटिंग पे थे और इन सब का अपने इन्वेस्टीज के लिए मैसेज एक ही था, एसवीबी से अपने पैसे निकालो। इसने एसवीबी से विड्रॉल्स का फ्लड गेट ओपन कर दिया। आखिर में जिन स्टार्टअप्स को सिलिकॉन वैली बैंक ने हेल्प किया था, उन्होंने ही एसवीबी को इस डिफिकल्ट सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया। फाइनली यूएस रेगुलेटर्स को बैंक के खिलाफ एक्शन लेना ही पड़ा और उन्होंने एसवीबी को शट डाउन करने के डिसीजन को अनाउंस कर दिया। मेन बात तो ये है कि अब एसवीबी में डिपॉजिटर्स के पैसों का होगा क्या। अब जिस तरह से इंडिया में DICGC यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन आपके बैंक के 5 लाख रुपए तक के अमाउंट को इंश्योर करती है, ठीक उसी तरह से यूएसए में एक बॉडी है FDIC यानी कि फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। FDIC अप टू $250,000 पर डिपॉजिटर पर अकाउंट के अमाउंट को इंश्योर करता है। यानी कि अगर एक कंपनी के एसवीबी बैंक में टोटल डिपॉजिट्स 250,000 से कम है तो वो सेफ है, वरना उससे ऊपर जितने भी पैसे हैं वो अनइंश्योर्ड डिपॉजिट्स होंगे। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि FDIC के अनुसार 2022 के एंड तक बैंक की $175 बिलियन की डिपॉजिट्स में से अराउंड 89% डिपॉजिट्स अनइंश्योर्ड थी।
लेकिन इन डिपॉजिटर्स के लिए रिलीफ की बात यह है कि यूएस ऑफिशियल्स ने कहा है कि इन डिपॉजिटर्स को भी मंडे यानी कि 13 मार्च से अपने डिपॉजिट्स का एक्सेस मिल जाएगा। और अभी के लिए इसमें एक और अच्छी बात यह निकल कर आ रही है कि फेडरल रिजर्व और एफडीआईसी के इस रेस्क्यू प्लान में बैंक फंडेड फेडरल इंश्योरेंस मनी यूज होगा, ना कि टैक्स पेयर के पैसे। वैसे यूएस गवर्नमेंट और फेड का स्टांस क्लियर है, वो इस बार किसी भी तरह के बेल आउट प्लान के मूड में नहीं है, लेकिन हाँ, वो डिपॉजिटर्स के पैसे रिकवर करने में जरूर उनकी मदद करेंगे। इंटरेस्टिंगली, इन सभी डिस्कशंस के बीच एलन मस्क ने एसवीबी के कोलैप्स होने के बाद उसे खरीदने का इंटरेस्ट दिखाया था। स्ट्रेंज राइट? एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। लेटेस्ट अपडेट्स के हिसाब से ब्रिटेन में वहां के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, उनके मिनिस्टर्स की और बैंक ऑफ इंग्लैंड के बीच इस इशू पर देर रात तक डिस्कशन हुआ। फाइनली इस डिस्कशन का ये नतीजा निकला कि सिलिकॉन वैली बैंक के यूके यूनिट को एचएसबीसी बैंक सहारा देगा। यस, एचएसबीसी ने सिर्फ 1 यूके पाउंड में एसवीबी के यूके यूनिट को टेक ओवर कर लिया है। लेकिन आप कुछ भी कह लो, एक बात तो फिक्स है कि अगर ये केस और सीरियस होता गया तो इसके रिपल इफेक्ट एक तरह से पूरी दुनिया को अफेक्ट कर सकते हैं। और इसी रीजन की वजह से आपको और हमें इस पूरे केस का इंडियन इकोनॉमी और मार्केट पे क्या असर हो सकता है वो समझना चाहिए। अगर इंडिया के बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो इंटरेस्ट रेट्स तो यहाँ भी बढ़े हैं, बट थोड़ी कम सफरिंग के साथ। इसी के चलते रिसेंटली कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक जी ने ये ट्वीट किया था कि इस तरह के एनवायरनमेंट में बैंक की बैलेंस शीट पे होने वाले असर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कहीं ना कुछ तो होना ही था। इस पूरे केस में एक्सपर्ट्स का ओपिनियन इंडिया के बैंकिंग सेक्टर के लिए काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक दिख रहा है। उनका मानना है कि इस पूरे एसवीबी बैंक के केस का कोई मेजर इम्पैक्ट इंडियन बैंक्स पे देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, शॉर्ट से मीडियम टर्म में स्टॉक मार्केट सेंटिमेंट ज़रूर ऊपर नीचे जा सकते हैं। बात करें इंडियन स्टार्टअप्स की तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि कुछ टेक कंपनीज अफेक्ट हो सकती हैं। इनफैक्ट नज़ारा टेक्नोलॉजीज की 2 सब्सिडरीज का 64 करोड़ जितना बैलेंस एसवीबी के पास है। इनफैक्ट इंडिया के 22 स्टार्टअप्स का अराउंड $1 मिलियन जितना एक्सपोजर एसवीबी से जुड़ा हुआ है। 40 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिनके 2,50,000 to $1 मिलियन तक की डिपॉजिट्स एसवीबी के पास हैं, और 33 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिनकी $2,50,000 से कम की डिपॉजिट्स एसवीबी के पास हैं। तो ये था एक डिटेल्ड अपडेट पूरे एसवीबी क्राइसिस के ऊपर। हमने काफ़ी सारी बातें की, अब देखना ये होगा कि यूएस में ये सिचुएशन कैसे हैंडल होती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ओवरऑल इंडियन कंपनीज और बैंक्स पे इम्पैक्ट मिनिमल होगा, बट अगले कुछ हफ्ते क्रिटिकल होंगे। ज़रूरी ये है कि इन इंसिडेंट्स से हम सीखें और एक बेहतर और अवेयर इन्वेस्टर बने। बड़े से बड़ा बैंक या मोस्ट ट्रस्टवर्दी कंपनी भी कल को जाके बैंकरप्ट हो सकते हैं। ऐसे में हमें एज एन इन्वेस्टर इमारत की नींव पे ध्यान देना चाहिए, यानी कि फंडामेंटल्स पे। अपने आप से ये सवाल करना चाहिए कि क्या कंपनी फंडामेंटली अपने बिजनेस में कुछ गलत कर रही है। अगर हाँ, तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए। क्या आपको कोई भी ऐसा सिमिलर किस्सा याद है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.